आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक कर रहे हैं। कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। एक और अहम बात कि इस वक्त जो हमारे मेंबर सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली, उनको इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIU और स्पेशल ब्रांच के लोग और उसके साथ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के लोग झूठी FIRों में उठा रहे हैं, उनको दूसरी जगहों में रख रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ MNA फयाज साहब मौजूद हैं। इनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनके बेटे की तशद्दुद की आवाज़ें उनकी वालदा को सुनाई गई। इनके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं फयाज साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना एफिडेविट पेश किया बैरिस्टर गौर साहब को, और वो सच्चे सिपाही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे। यहाँ पे मौज़म जतोई साहब को परसों सुबह से अगवा किया गया। उसके साथ साथ हमारे जमशेद दस्ती साहब के घर पे रेड हुआ, वो वहाँ से बच बचाव करके निकल गए। शहरियार अफरीदी साहब के घर पे रात को पुलिस आई। साहिबजादा अमीर सुल्तान साहब को दोनों से अगवा किया हुआ है और अभी तक उनकी बाजियाबी नहीं हो सकी है। हम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं। और यहाँ पे स्पीकर नेशनल असेंबली साहब को मेरी खुद बात हुई थी। सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को मैं हर एक इंसिडेंट से, वाक़े से आगाह करता रहा हूँ। आइन और कानून में यह है कि किसी मेंबर पार्लियामेंट को अरेस्ट या करना हो तो स्पीकर के ऑफिस को जरूर इत्तला देनी पड़ती है और इजाजत लेनी पड़ती है। वो नहीं दी गई और वो इस वक्त पाकिस्तान में लाकानूनियत है, जंगल का कानून है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। और हमारी इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की लहर दौड़ी हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, ISI, आपकी MI, IB, FIU, आपकी स्पेशल ब्रांच, ये सब की सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मीडिया के एंकर्स और रिपोर्टर्स के पीछे उनके जो डाले हैं, वीगो डाले, वो फिर रहे हैं। और ना कि वो अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि आपके दहशतगर्दों का ताक़ुब करना है, वो उससे गाफिल है। इस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं और डिमांड करते हैं कि वो अपनी सही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे तवज्जो दें और दहशतगर्दी का सदेबात करें। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि हमने प्रिविलेज मोशन दायर कर दिया है सेक्रेटरी नेशनल असेंबली और स्पीकर के ऑफिस में, जिसमें शिबली फराज साहब, शंदाना गुलजार साहिबा, शहरियार अफरीदी साहब, जुनेद अकबर खान साहब और मैं, हमें अडयाला जेल में 4 जुलाई को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने से रोका गया था। बाहर हमें चौकी से निकाला गया था। वहाँ पे पुलिस एहलकारों के, ISI के लोगों के, और उनको हमने समन किए बशमूल सेक्टर कमांडर रावलपिंडी इस्लामाबाद ISI कि वो आके बताएं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और जेल नॉर्मल जेल की तरह सिविलियंस के कंट्रोल और पुलिस के कंट्रोल में। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू का सिलसिला है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अवाम की ताकत के सामने कोई भी चीज़ नहीं ठहर सकती। PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले का हम जवाब देंगे। तहरीक इंसाफ होगी और इसी ऐवान में होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहते हैं 8 फरवरी के बाद सब बदल चुका है। एडहॉक जजेस का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होना है। जो पार्लियामेंट्री पार्टी की इजलास हमने बुलाई है और उसमें मुतवक्किल सारे फैसले करेंगे। जिस तरीके से एडहॉक जजेस को लाया जा रहा है, उसकी कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक फैसला आया है उस पर असरअंदाज हो। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा है कि बैन लगने वाला है, उसको भी इंशाअल्लाह ताला उसका भी जवाब देंगे प्रॉपर। जिस तरीके से एडहॉक जजेस को लाया जा रहा है उसका भी एक प्रॉपर जवाब देंगे। जिस तरीके से हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन ऑन एंड ऑफ होते हैं और फिर भी उस पर कोई एतराज़ आ जाता है, तो सारी बातें आज डिस्कस आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। 8 फरवरी को सब कुछ चेंज हो चुका है, कुछ भी नहीं बन सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, हर जगह होगी, इस ईमान में होगी इंशाल्लाह।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास आज इस्लामाबाद में हुआ। दोनों जमातों के रहनुमा और अरकान असम्बली ने इजलास में शिरकत की। PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले और आर्टिकल 6 लगाने से मुताल्लिक अमूर पर गौर किया गया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। इजलास के बाद दोनों जमातों के अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी रैली भी निकाली। इस तमाम सूरत हाल के बारे में मजीद डिटेल्स लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे फैजुल हसन हमारे साथ हैं। फैज, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अहम तरीन मुश्तरका इजलास जो है वो पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद किया गया, जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी शिरकत की। उमर अयूब और पार्लिमानी लीडर जो है ताज गुल, उन्होंने भी शिरकत की। इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें थी उस पर भी अपडेट दी गई और जितने भी केसेस थे उस हवाले से अपडेट दी गई। और इजलास के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो बात की जाजी और उसमें बानी चेयरमैन के हक में नारेबाजी की और उनको रिहा करने का मुतालबा किया। बात के बाद जो है अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, जिसमें से जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब वो भी बात कर रहे हैं। उनका यही कहना था कि जितने भी केसेस हैं, चाहे वो बानी चेयरमैन PTI के हैं, बुशरा बीबी हैं और उनके खिलाफ जो केसेस बने गए हैं वो झूठे केसेस हैं, उनको रिहा किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आगे जलसे का जो हिकमत अमली है, उनका कहना था कि सवाबी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी एक मरतबा फिर, क्योंकि हमें जलसा कैंसिल करना पड़ गया था, उसके बाद दोबारा जो है जलसा भी दोबारा करेंगे। और इसमें जो जितने भी हमारे सीरान हैं, जो हमारा मुतालबा है कि जो हमारी मुलाकात है बानी PTI चेयरमैन से नहीं करवाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैज। एक दफा फिर से आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मीडिया टॉक कर रहे हैं। ये इडहाकिज्म आजाद अदलिया के लिए मोजरे बेरबारी करे, इससे इज्तनाब करे। आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली फराज साहब की तरफ से और आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली उमर अयूब साहब की तरफ से हम सारे रिजर्वेशन इंशाल्लाह ताला लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं कि इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदामात से आप गुरेज करें। जजेस इस इनिशियल इब्तिदा से इनको मुतनाज़ा बराए मेहरबानी ना बनाए। ये वक्त ऐसे डिसीजन लेने का नहीं है, ये वक्त है सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले को इम्प्लीमेंट करने का। उसके साथ ही हमने फैसला किया है और हम शुक्रिया अदा करते सारे वकला तंजीमों के, वकीलों के, उन पॉलिटिकल पार्टी ने के जिन्होंने इडहाकिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के ख़त्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहब्बे वतन पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगी। इसके साथ आज हम इलेक्शन कमीशन को अपनी कन्फर्मेशन पार्टी की तरफ से वापस दे रहे हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, 37 MNA ने अपने एफिडेविट्स फाइल किए हैं, उसकी कन्फर्मेशन हम भेज रहे हैं। बाकी हमारे 3 MNA साहिबान हैं, वो दुबई में थे और उम्रा पे हैं, उनके एफिडेविट आज मिल जाएगी इंशाल्लाह, वो भी कल सबमिट हो जाएगी और उनका भी हम कन्फर्मेशन भेजेंगे। हम इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये अवाम की आवाज़ है, आपने फौरन हमारा नोटिफिकेशन इशू करना है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया है कि इलेक्शन कमीशन कंप्लायंस रिपोर्ट फौरन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो कंप्लायंस रिपोर्ट भी जल्द फाइल होगी। शिबली साहब, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ज़रूरी, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की अहलिया सरीना साहिबा ने आर्टिकल्स लिखे, बयानात दिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ और उन्होंने माइंड दिया। काजी फैज़ ईसा साहब, मैं फिर रिएट्रिएट करता हूँ, उनको PTI का कोई केस नहीं सुनना चाहिए। और आखिरी डिमांड मेरी तरफ से, फिर शिबली फराज साहब बात करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान अकरम राजा और उसके चारों कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उसके तमाम कमिश्नर्स फिल फॉर रिजाइन करें, वरना इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। अक्सर बातें मेरे साथियों ने कर ली हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से जिस तरह के ये सिस्टम बेनकाब हुआ है, जिस तरह की
जो किस्मत है वो किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है रिजर्व सीट्स के बारे में, तो ये जो हुक्मरान टोला है ये तलमला उठा है, ये बौखला गया है और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें जिससे कि इस पूरे जो कि एक अवाम की जो एक राय थी, अवाम का जो एक मैंडेट था, वो वापस अवाम के नुमाइंदों की तरफ जा रहा है। जिस तरह से ये बातें हो रही हैं कि पार्टी को बैन करो, ये एक इंतहाई भौंडा कदम है जो कि हुक्मरान टोला ये समझता है कि बौखलाहट में वो जो इनकी ऑप्शंस खत्म हो गई हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रही। जिस तरीके से आईन और कानून को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, जिस तरह से आईन शिकनी हो रही है, जिस तरह से कि इदारा जाती पस्तगी का मुजाहरा हो रहा है, उससे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सिर्फ नीचे ही जा सकता है। अगर आप देखें, कल जो एक रिपोर्ट शाया हुई है, फिच रिपोर्ट, कहा गया कि ये हुकूमत 18 महीनों की मेहमान है और उसके बाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा। देखिए, हम इस मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये मुल्क किसी एक तबके का नहीं है और अवाम इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ टैक्स दे, वो अपने पेट काट कर और बिजलियों के बिल अदा करे, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, वो अस्पताल भेजे। ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारी मराहत जो थी, जो कि एक मिडिल क्लास या गरीब तबका अफोर्ड कर सकता था, अब वो भी उनसे छीन लिया गया है और अभी खराबी मजीद आगे आने वाले महीनों में होगी। बिजली महंगी होगी, ये मजीद जिसमें चाहे बिजली हो, बाकी अशिया, इन्फ्लेशन हो, पेट्रोल, सब कुछ ये नामुमकिन बना रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के जीने को। और मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो भी सहाफत से मुंसलिक है वो इन चीज़ों को देखे। ये आने जाने वक्त है, इसमें सिर्फ सेठों की बात ना सुने, अवाम की नुमाइंदगी करे, अवाम के मसाइल को आगे करे, उजागर करे। माजरत, इसलिए ये चाहिए कि जो इस वक्त हो रहा है, हम उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी होगी। हमारे लोग मुख्तलिफ चीज़ें देख चुके हैं, वो चीज़ें जो कि इस मुल्क में कभी नहीं देखी थी। हमने अपने मैंडेट का जो हाल हुआ उसको देखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक फरीक बन गया है, और मैं तायीद करता हूँ अपने सेक्रेटरी जनरल साहब की और चेयरमैन साहब की कि उसको अपने चारों मेंबरान के साथ इस्तीफ़ा देना चाहिए, बिकॉज वो साबित हो गया है कि वो पार्टी है, वो एक न्यूट्रल नहीं है। इसलिए अगर हमने इस मुल्क को एक महज़ब उसमें लाना है, महज़ब से भी एक दर्जा कम, तो आपको आईन की और कानून की हुक्मरानी माननी पड़ेगी। उसके बगैर कोई चारा नहीं है, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। और ये जो हुक्मरान टोला जो इस वक्त सहूलतकार बने हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इवन पीपल्स पार्टी, जब बैन लगा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में लगाया था नेशनल अवामी पार्टी पे, आज उनके पास एक मौका है या था कि अपनी उस गलती को वो दुरुस्त करते। और ये जो बात की है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, जिसके के वो ये बात करने में उनकी मुखालिफत करे और क्लियरली अपना स्टैंड लें, बीच बीच में ना खेलें। इसलिए जो हमारे MNAs को किडनैप किया जा रहा है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और आखिर में जो खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ जो एक मनगढ़ंत सियासी झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, वो पूरी पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा लीडर हैं। उनके साथ ये रवैया, इस मुल्क के अवाम के साथ ये रवैया है। और पाकिस्तान के अवाम अब जाग चुके हैं और उन्होंने सब कुछ देख लिया है। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि अभी भी होश के नाखुन लें, आइन पे और कानून की अमलदारी पे काम करें। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, वरना केओस है, एनार्की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया।
ये अब एक सेकंड, ये जरदाद गुल बात करेंगे। सिर्फ एक सेकंड, बहुत गर्मी में दोबारा से मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। जी जी, एक सेकंड, मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दोबारा से धूप और गर्मी में हमारे लिए खड़े और हमारी बात को आप पहुँचा रहे हैं। मेरी सिर्फ आपसे दो बात है कि मैं चाहती हूँ कि अलामा नासिर साहब भी आपसे बात करें, साहिबजादा साहब भी आपसे बात करें। पीटीआई को बैन करना दीवाने का ख्वाब है। दीवाने सिर्फ सड़कों में गलियों में नाचते फिर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते हैं। अज़ादार 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को अज़ादारों को पंजाब हुकूमत फैसिलिटेट करने के बजाय हमारे पंजाब के तमाम MNA से PS के घरों के ऊपर धावा तमाम नफरे के साथ बोला गया था। लिहाजा ये जो सिलसिला अगर बंद आपने ना करा तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुल्क में वाकई अनारकी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की एक आवाज है, PTI थी, PTI है, PTI रहेगी। इमरान खान था, इमरान खान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुशावरती इजलास के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा सनम जावेद की रिहाई की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी है। अटॉर्नी जनरल ने सनम जावेद को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने की यकीन दहानी कराई है। कहा है कि सनम जावेद अब आज़ाद हैं और अपने सूबे में जा सकती हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, सोशल मीडिया पर सनम जावेद निहायत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। वकील से इस्तफसार किया, क्या आप गारंटी देते हैं सनम जावेद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेगी? जिस पर वकील ने अदालत को अपनी मुवक्किला की जानिब से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी कराई। गोजर खान पुलिस की हिरासत में शहरी की हलाकत, SSP ऑपरेशंस ने 8 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। SHO सिविल लाइन्स रावलपिंडी को चार्जशीट कर दिया गया। नई नस्ल को मनशियात से बचाने का कौमी मिशन, मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग्स सर्वे होगा। विफाकी वजीर दाखिला और इंसदाद मनशियात ने असूली मंजूरी दे दी। और पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौर में ऑपरेशन, टोलेंटन मार्केट की नाकाबंदी, 2480 किलो बीमार और मुज़र सेहत मुर्गियां तलब कर दी गईं। सदर एरिया में 23 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 9 को जुर्माने कर दिए गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। पंजाब में मुफ्त सोलर पैनल्स की तकसीम का मंसूबा ताखीर का शिकार। सूबाई वजीर तरक्याती वर्किंग पार्टी ने रोशन घराना मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। महकमा तवानाई पंजाब को आगाह कर दिया गया है। मंसूबे के तहत अहल अफराद के इंतखाब से मुताल्लिक दोबारा से तजावीज़ मांग ली गई हैं। अहम खबर आपको दी जा रही है, एक बार फिर से आपको बताएं कि पंजाब में मुफ्त सोलर पैनल्स की तकसीम का मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी ने रोशन घराना मंसूबे की मंजूरी नहीं दी है। महकमा तवानाई पंजाब को आगाह कर दिया गया है। इस मंसूबे के तहत अहल अफराद के इंतखाब से मुताल्लिक दोबारा से तजावीज़ मांगी गई हैं और जो अहल अफराद होंगे उनकी लिस्ट मांगी गई है ताकि दोबारा से इस पर गौर किया जा सके। और ये भी कहा जा रहा है कि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी ने रोशन घराना मंसूबा जो है वो ताखीर का शिकार है। इस बारे में वजूहात क्या है इसकी, इदरीस शेख हमारे साथ हैं, उनसे हम डिटेल्स लेते हैं। इदरीस, क्या अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में? जी बिल्कुल, एनर्जी डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से ये रोशन घराना मंसूबे की तजावीज़ जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को भिजवाई गई थी और सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में इस मंसूबे पर जो है तमाम तर ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद ये PDWP में डिसाइड किया गया है कि इस मंसूबे की मंजूरी को मौखर किया जाता है। इसके साथ साथ एनर्जी डिपार्टमेंट पंजाब को ये हुक्म दिया गया है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब की जानिब से सिलसिले में बैटरी के बैकअप और उसके साथ साथ तमाम जो अहल अफराद हैं उनके इंतखाब से मुतल्लिक एनर्जी डिपार्टमेंट पंजाब दोबारा से तजावीज़ पेश करे। पंजाब हुकूमत का ये जो रोशन घराना मंसूबा ये ताखीर का शिकार हो गया है और सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में जो है मंसूबे को मंजूरी नहीं मिल सकी है। सिलसिले में दोबारा तजावीज़ देने का हुक्म दिया गया है एनर्जी डिपार्टमेंट पंजाब को। रोशन घराना जो मंसूबा है इसके तहत जो है तमाम तर इंतजाम 3 जो हुकूमती एजेंसीज हैं उनके सुपुर्द किए गए हैं। सिलसिले में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड तमाम तर जो आदाद शुमार उनको मुरतब करेगा और बैलेटिंग की जिम्मेदारी भी PITB की होगी, जबकि जो अहल अफराद होंगे उनकी
یہ ویریفیکیشن متعلقہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی. منصوبے کی منظوری کے لیے تجاویز پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تجاویز دوبارہ سے اسی لیے مانگی گئی ہیں. ادریس آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایک اور اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں. لاہور میں نیول بیس کے لیے زمین کی خریداری کا یہ معاملہ ہے. پنجاب حکومت نے خصوصی گرانٹ دینے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے. پنجاب حکومت کو 31 کروڑ 72 لاکھ روپے سے زائد دینے کی خریداری کی گئی تھی اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر کے اکاؤنٹ میں موجود 67 کروڑ 9 لاکھ 33 ہزار 756 روپے کی رقم دینے کو بھی وزارت دفاع کی منظوری سے مشروط کر دیا گیا ہے. ادریس اس بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، پنجاب حکومت نے لاہور میں نیول بیس کے قیام کے لیے زمین کے حصول کے لیے خصوصی گرانٹ دینے کی جو تجویز ہے اس کو مسترد کر دیا ہے. اس سلسلے میں پنجاب حکومت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وزارت دفاع سے اس سلسلے میں NOC حاصل کیا جائے. لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر کے اکاؤنٹ میں موجود 67 کروڑ 9 لاکھ روپے سے زائد کی جو رقم موجود ہے اس کی جو ادائیگی ہے وہ وزارت دفاع کی منظوری سے مشروط کر دی گئی ہے. وفاقی وزارت دفاع کے NOC کے اجرا کے بعد ہی جو ہے لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر جو ہے اس رقم کو استعمال کر سکے گا. اس سلسلے میں تمام تر رقم جو ہے وہ پاکستان نیوی کی جانب سے پنجاب حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی گئی ہے. اور اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پرائس اسسمنٹ کمیٹی کی جانب سے قیمت کم دینے پر جو ہے مقامی لوگوں کی ساتھ. بہت شکریہ آپ کا ادریس، تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ابھی خبر ہے کراچی سے. کراچی میں انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن کا فیصلہ. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ شہر کی 6 شاہراہوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوگا. KMC DMC اور شہری انتظامیہ کی مدد سے سڑکوں کو کلیئر کرایا جائے گا. ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ بھی جانیے. وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ بات کہی تھی کہ ہم کمیٹڈ ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے اور ہمیں بالکل اکراس دا بورڈ جہاں جہاں انکروچمنٹ ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم لیڈ کریں گے اپنی جورسڈکشن میں. KMC لیڈ کرے گی اور جو ریونیو لینڈ ہے اس کے اوپر کمشنر صاحب لیڈ کریں گے. میں کمشنر صاحب ایڈیشنل IG کراچی تینوں مل کر اس معاملے کی نگرانی کریں گے. اور انشاءاللہ ہم نے کراچی شہر کے اندر 5 یا 6 ایسی مین شاہراہوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جس کے اوپر آئندہ چند روز کے اندر انشاءاللہ ہم ایک پراپر حکمت عملی کے ساتھ کام سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس کو انفورس بھی کرائیں گے. ملک بھر میں 30,000 میگا واٹ ضرورت ہے جبکہ 45,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے. اضافی بجلی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ MQM رہنما مصطفیٰ کمال کا حکومت سے سوال. کہا کیپیسٹی چارجز کی وجہ سے بجلی کا یونٹ 8 روپے سے 34 پیسے فی یونٹ پر پہنچ چکا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ بجلی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. سرمایہ کاری نہیں آ رہی. ملکی حالات بہت خراب ہیں. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین. ممبر قومی اسمبلی معظم خان جتوئی مظفر گڑھ پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں. اینٹی کرپشن نے معظم خان جتوئی کو پولیس کے حوالے کیا. معظم خان جتوئی کو گزشتہ روز ملتان میں ان کی رہائش گاہ سے پکڑا گیا تھا. معظم خان جتوئی کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن میں مقدمہ بھی درج کیا جا چکا ہے. مانسون بارشوں کا ایک اور سپیل شروع ہو رہا ہے. اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، گجرات، جہلم، سیالکوٹ، وزیر آباد میں بارش. گجرات میں موسلا دھار بارش کے بعد پانی گھروں میں داخل ہو چکا. کئی سڑکیں اور نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں. گجرات کے نواحی علاقے کوٹلا کے گاؤں پہاڑ میں بارش سے گھر کی چھت گر گئی. ملبے تلے دب کر 2 کمسن بہن بھائی جاں بحق ہو گئے. شناخت 1.5 سالہ ویس اور 2.5 سالہ حلیمہ کے نام سے ہوئی ہے. منڈی بہاؤدین، پنڈ دادن خان اور دیگر علاقوں میں بھی بارش سے گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں. بلوچستان کے علاقے دانا سر کے مقام پر موسلا دھار بارش. کوئٹہ ڈیرہ اسماعیل خان چارہ ایک بار پھر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند ہو گئی ہے. بسوں اور مال بردار گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں. NHA حکام کے مطابق شاہراہ کی بحالی کے لیے کام جاری ہے. خیبر پختونخوا میں بھی سیلاب کا الرٹ جاری کیا گیا ہے. موسم کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے ہم نے رابطہ کیا ہمارے نمائندگان سے. کوئٹہ سے حنیف بازئی ہمارے ساتھ ہیں، پشاور سے شاہد خان، جبکہ کراچی سے سمیہ خورشید ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کوئٹہ. حنیف بازئی سے جانتے ہیں. حنیف بتائیے گا اس وقت کوئٹہ شہر کا موسم کیسا ہے اور بارشوں کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کوئٹہ میں محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا، جبکہ اس وقت کوئٹہ میں جو ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ 10 کلومیٹر پر آور جو ہے وہ ہوائیں بھی چل رہی ہے. اگر بلوچستان کے باقی علاقوں کی بات کی جائے تو سبی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا. اسی کے ساتھ نوکینڈی اور
اور تربت میں جو ہے وہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا، جبکہ گزشتہ شب دانسر کے مقام پہ مسلسل بارش کے بعد لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کوئٹہ ٹو ڈیرہ اسماعیل خان جو قومی شاہراہ ہے وہ ٹریفک کے لیے بند ہو گیا، جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ بگٹی خضدار سمیت دیگر علاقوں میں کہیں پہ تیز اور کہیں پہ ہلکے بارش کا امکان ظاہر کیا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم جو ہے گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے حنیف بازئی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، پشاور کا رخ کریں گے، پشاور سے شاہد خان ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہد آپ بتائیے گا پشاور میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں مونسون کی بارشوں اور تیز ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے جاری ہے۔ گزشتہ روز کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں کافی اچھی بارش ہوئی ہے۔ اس وقت اگر ہم پشاور کے موسم کی بات کریں تو پشاور میں کافی تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور شدید گرمی بھی ہے، لیکن گزشتہ روز پشاور میں سب سے زیادہ 25 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ کوہاٹ میں گزشتہ روز 22 ملی میٹر، دیر میں 5 ملی میٹر، مالم جوا میں اور رسال پور میں 2 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ 21 جولائی تک رہے گا۔ پشاور میں درجہ حرارت کی اگر بات کریں تو پشاور میں 41 درجہ سینٹی گریڈ، جبکہ ڈی آئی خان میں آج 43 درجہ سینٹی گریڈ تک گرمی جو ہے وہ پڑ رہی ہے۔ شاہد ہمارے ساتھ رہے گا، کراچی کا رخ کریں گے، کراچی سے سمیہ خورشید ہمارے ساتھ ہیں۔ سمیہ، کراچی کا موسم کیسا ہے؟ بارشوں کے بعد اس وقت شہر کی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، کراچی جو ہے اس وقت گرم موسم کی لپیٹ میں ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کراچی گرمی کی شدید لپیٹ میں ہے اور کراچی کا جو پارہ ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا رہا ہے۔ اور آج بھی اگر ہم بات کریں تو محکمہ موسمیات کا یہی بتانا ہے کہ آج بھی کراچی کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اور صبح سے ہی جو ہم دیکھتے ہیں تو وہی دیکھتے ہیں کہ صبح سے ہی کراچی کا جو درجہ حرارت ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا اور کم سے کم درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ تو یہ کراچی کا جو درجہ حرارت ہے یہ بتاتا ہے کہ کراچی جو ہے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ اور جب ہم ہوا میں نمی کا تناسب دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور یہ مونسون کا سیزن ہے جو کہ کراچی میں اس وقت چل رہا ہے، لیکن کراچی میں ابھی بھی گرمی ہے کیونکہ کھل کے بارش ابھی تک نہیں ہوئی۔ پہلا اسپیل تو گزر گیا، اب دوسرے اسپیل کی آمد ہے جو کہ 20 جولائی کے بعد کہا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا تھا کہ 20 جولائی کے بعد بارشیں متوقع ہیں، مگر آج اور کل جو بارشیں ہیں کراچی میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو کراچی کے مضافاتی علاقے ہیں ان میں بارش کے امکانات ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سمیہ خورشید کراچی سے ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ تھی، جبکہ کوئٹہ سے حنیف بازئی اور پشاور سے شاہد خان ہمارے ساتھ تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اہم خبر ہے، نئی نسل کو منشیات سے بچانے کا قومی مشن۔ ملک میں 11 برس بعد نیشنل ڈرگ سروے ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ و انسداد منشیات محسن نقوی نے سروے کی منظوری دے دی ہے۔ ملک میں منشیات استعمال کرنے والے افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز ہمارے نمائندے رانا عثمان ہمیں دیں گے۔ رانا عثمان، کیا اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، نئی نسل کو منشیات سے بچانے کے لیے قومی مشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ ملک میں 11 برس بعد نیشنل ڈرگ سروے جو ہے وہ شروع ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ و انسداد منشیات جو ہے محسن نقوی نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ محسن نقوی نے اس حوالے سے مزید کہا کہ نیشنل ڈرگ سروے کی ہر صورت جامع اور مستند ہوگا، جبکہ سروے کو درست ڈیٹا کی اصل اہمیت اور اسی کا فائدہ ہوگا۔ سروے میں گھروں کے علاوہ تعلیمی اداروں، کچی آبادیوں اور دیگر جگہوں پر بھی ڈیٹا جو ہے وہ جمع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انسداد منشیات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، کیوں نہ کہ یہ قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا عثمان۔